गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के तहत दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 बोल लीजिए, चैप्टर 3 बोल लीजिए या भाग 3 बोल लीजिए। इसके पहले हम लोग दोस्तों पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 और पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके। आज हमारा दोस्तों तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर के तहत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो तीसरा चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। पार्ट 3 दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए दोस्तों आपको सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए भी दोस्तों आपको फंडामेंटल राइट के बारे में जानना जरूरी है कि आपका सशक्तिकरण कैसे हो, आप किस तरह से एम्पावर्ड हो। दूसरा दोस्तों जनरल अवेयरनेस, सामान्य जीवन में दोस्तों आपको मूल अधिकार का महत्व समझ में आएगा कि आखिर मूल अधिकार इतना महत्व क्यों है, फंडामेंटल राइट क्यों है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूपीएससी और बीपीएससी जेपीएससी कोई भी स्टेट पीएससी हो तो यूपीएससी का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, या कोई भी आप स्टेट पीएससी दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। यहां तक कि इंटरव्यू में भी दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल फंडामेंटल राइट से ही पूछा जाता है। और एक है दोस्तों जुडिशरी, जो एलएलबी कर रहे होंगे और खास करके जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों जुडिशरी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत फंडामेंटल राइट से ही पूछा जाता है। आप पढ़ोगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1 पार्ट 2 तो फंडामेंटल राइट का बहुत ज्यादा वेटेज है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट आपका इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक व्यक्ति को इतना इंपावरमेंट कर देता है कि स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट में लड़ सकते हो। स्टेट कहने का मतलब दोस्तों कि आप भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी लोकल गवर्नमेंट हो, तो उससे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सूट कर सकते हो, उस पर केस फाइल कर सकते हो, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। मतलब फंडामेंटल राइट बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों आज हम लोग फंडामेंटल राइट देखेंगे। अब सवाल है दोस्तों, यहाँ पॉइंट हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट हमारा है तो फंडामेंटल राइट के तहत पार्ट 3 या चैप्टर 3 इसको बोलिए, तो इसमें दोस्तों आप देखोगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। तो हम लोग को दोस्तों टोटल कितना आर्टिकल पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ेंगे। और जो पहला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट। अब इसमें सवाल उठता है कि भाई हम लोग अगर फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो भाई मूल अधिकार को डेफिनेशन देना चाहिए था आर्टिकल 12 में कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 में क्या देना चाहिए था कि मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। लेकिन यहां तो सवाल उल्टा है, यहां तो पूछ रहा है कि स्टेट क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों राज्य की परिभाषा दे दिया आर्टिकल 12 में। इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट पढ़ते समय हमें राज्य की परिभाषा पढ़ना पड़ रहा है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेट और सिटीजन के बीच में तगड़ा रिलेशन होगा, हाई लेवल का रिलेशन होगा। तो देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, डेमोक्रेसी है। ये जो डेमोक्रेसी आधुनिक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और डेमोक्रेसी में पावरफुल कौन होता है दोस्तों? जनता। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही सरकार होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डेमोक्रेसी में असली पावर कौन हो जाता है? जनता। तो इसीलिए दोस्तों जब जनता पावर हो जाता है तो फिर देखेंगे, तो देखेंगे कैसे। तो दोस्तों याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के तहत दोस्तों आप चैप्टर 1 जब हम लोग पढ़े थे या पार्ट 1, तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग पढ़े थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब राज्य के नाम और उसके भूभाग, क्षेत्र। तो मतलब पहला चैप्टर में हम लोग स्टेट के बारे में पढ़े थे दोस्तों। और दूसरा चैप्टर दोस्तों हम लोग जो खत्म किए पार्ट 2, तो इसमें दोस्तों सिटीजन पढ़े।
तो पहला वाले चैप्टर में हम लोग स्टेट पढ़े और दूसरा वाला में हम लोग सिटीजन पढ़े, और ये दोनों टॉपिक दोस्तों हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। तो ये दोनों के बीच में, स्टेट और सिटीजन के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये दोस्तों डील करेगा चैप्टर 3, जिसको बोलेंगे फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पार्ट थर्ड, जिसको बोलेंगे फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मैं बनाया हूं, इसमें लिखा स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन होगा। तो स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन डिफाइन होता है फंडामेंटल राइट से, कि स्टेट सिटीजन को क्या देता है दोस्तों, फंडामेंटल राइट, कुछ मूल अधिकार, और बदले में स्टेट को सिटीजन क्या देता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप दोस्तों देखोगे कि मान लें अगर ये भारत है, भारत एक स्टेट है, जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम बताए थे कि इंडिया एक स्टेट है। तो इंडिया एक स्टेट है दोस्तों, तो अपने नागरिकों को दोस्तों ये क्या देगा, अपने नागरिकों को दोस्तों ये कुछ राइट्स देगा, राइट्स अधिकार देगा, और बदले में दोस्तों नागरिक क्या देगा, ड्यूटी देगा, कुछ कर्तव्य देगा, राज्य के प्रति नागरिक का कुछ कर्तव्य होगा। तो दोस्तों तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो तीसरा चैप्टर दोस्तों किससे रिलेटेड है, राइट से। क्यों, क्योंकि आप पढ़ोगे अभी पहला चैप्टर था स्टेट से, दूसरा चैप्टर था नागरिक से, और तीसरा चैप्टर हो जाएगा फंडामेंटल राइट से, और चौथा चैप्टर हो जाएगा दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी से। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी को पहले देखते हैं। तो इसमें देखोगे दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ पार्ट 1 में हम लोग स्टेट पढ़े थे चैप्टर 1 में, और पार्ट 2 में सिटीजन पढ़े थे, और दोनों के बीच में रिलेशन है दोस्तों ये चैप्टर 3 में है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलेंगे। अब सवाल है कि यहां पर स्टेट और सिटीजन में क्या रिलेशन होता है, तो स्टेट और सिटीजन में रिलेशन होता है, कहा जाता है कि वी आर द यूनिट ऑफ सोवरेन, यूनिट ऑफ सोवरेन, मतलब हम लोग दोस्तों संप्रभु की इकाई हैं। वी आर द यूनिट ऑफ द पावर। भारत एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य है, और इसका हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अपने आप में संप्रभु है, हर व्यक्ति अपने आप में एक सोवरेन है। कहने का दोस्तों, मान लीजिए कि अगर भारत एक करेंसी है, भारत को एक करेंसी मान लीजिए, तो हम लोग रुपया है दोस्तों। कहने का मतलब कि हम लोग यूनिट है, रुपया है, हर हम लोग का। तो भारत का करेंसी का मूल्य कितना होगा, तो जितना ज्यादा रुपया होगा उतना ज्यादा करेंसी का मूल्य होगा। तो जितने ज्यादा पॉपुलेशन होंगे उतने ज्यादा सोवरेनिटी आएगा। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों यहां पर कि वी आर द यूनिट ऑफ सोवरेन। यहां पर असली शक्ति किसमें दोस्तों, जनता में। अगर रुपया का वैल्यू 0 हो जाए तो आपका करेंसी कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों यहां पर पता चलता है कि जितने ज्यादा सोवरेन, जितने ज्यादा जनता शक्तिशाली हो जाएगा, राज्य उतना ही शक्तिशाली होगा। इसका मतलब सिटीजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेट होगा। जितने ज्यादा जनता ताकत होगा उतने ज्यादा स्टेट ताकत होगा। ऐसे तुलना करिए कि अगर भारत के बहुत सारे लोग इकोनॉमिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सोशल रूप से इंपावर्ड होंगे, भारत का जीडीपी ग्रोथ करेगा, इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जाएगा। तो दोस्तों जितना ज्यादा भारत आगे जाएगा, अल्टीमेटली वर्ल्ड कम्युनिटी में भी भारत आगे जाएगा। तो जितना सिटीजन इंपावर्ड होगा उतना ज्यादा भारत, मतलब स्टेट इंपावर्ड होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो स्टेट और जनता के बीच में ऐसा रिलेशन है कि स्टेट पूरा का पूरा शक्ति जनता को देता है, और जनता अपना कर्तव्य के माध्यम से राज्य को, दोस्तों भारत को क्या करता है, सर्व करता है। तो दोस्तों देखेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट दिया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि सिटीजन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं। तो ये बता रहा है कि थोड़ा देख लो भाई कि स्टेट है क्या। तो सवाल है क्या कि स्टेट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, भारत एक राज्य है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कहानी दोस्तों देखोगे। अभी जैसे मान ले हम लोग स्टेट, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या दोस्तों, तो आप देखोगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट मतलब आधुनिक संकल्पना, राज्य की आधुनिक संकल्पना क्या है। तो हम पढ़ाएं दोस्तों ऑलरेडी, अगर पहले लेक्चर में आप देखे होंगे, तो राज्य के आधुनिक संकल्पना में हम बताए थे कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है डिफिनिट टेरिटरी, निश्चित भूभाग। दूसरा दोस्तों होता है पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या। और तीसरा होता है दोस्तों गवर्नमेंट, मतलब सरकार। और चौथा होता है दोस्तों सोवरेन, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रभु।
तो राज का जो 4 तत्व होता है, 4 एलिमेंट ऑफ द स्टेट, आप पढ़ोगे राज की जो परिभाषा है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में जो राज की परिभाषा है वो दोस्तों कि राज के पास 4 एलिमेंट होने चाहिए, 4 तत्व होने चाहिए, डेफिनिट टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेन। जबकि आर्टिकल 12 में दोस्तों स्टेट का परिभाषा कुछ और है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि जो परिभाषा पॉलिटिकल साइंस में राज का है उसका तुलना आप आर्टिकल 12 में राज से नहीं कर सकते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है भाई? कुछ तो बात होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी जब स्टेट का डिफिनेशन दे दिया गया था तो आखिर अलग से आर्टिकल 12 में राज की परिभाषा देने की आवश्यकता क्यों पड़ा? आखिर स्टेट को क्यों डिफाइन किया गया? तो दोस्तों देखेंगे कि भाई आखिर आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है पॉलिटिकल साइंस के जो स्टेट ऑफ डेफिनेशन से क्यों डिफरेंट है, तो देखेंगे दोस्तों। तो इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा कि राज क्या है। तो दोस्तों आप राज जानने से पहले तब समझ में आएगा, आप राजतंत्र को दोस्तों तुलना करिए। हम लोग तुलना करेंगे राजतंत्र को। तो डेमोक्रेसी आने के पहले दोस्तों हम क्या बताएं कि जो डेमोक्रेसी में ही राज की संकल्पना आया, डेमोक्रेसी में ही फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का संकल्पना आया, डेमोक्रेसी में ही सिटीजन का संकल्पना आया। तो डेमोक्रेसी में आया, इसके पहले प्राचीन काल में डेमोक्रेसी नहीं था, तो क्या था? तो राजतंत्र था। तो राजतंत्र में दोस्तों राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन होता था, किंग और प्रजा के बीच में। तो किंग और प्रजा के बीच में, जबकि आज किसके बीच में दोस्तों? तो आज स्टेट और सिटीजन के बीच में। दोनों में टेक्निकल अंतर समझिए। आज राज और जनता के बीच में रिलेशन है, मतलब नागरिक, और जबकि एंशिएंट में राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन था। तो इसको पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि राजा के पास सारे अधिकार होते थे। ऑल राइट्स आर एम्बेडेड विद इन द किंग। सारे के सारे जो दोस्तों आप देखोगे अधिकार किसके पास थे? राजा के पास। प्रजा के पास नो राइट, प्रजा के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। पूरा का पूरा शक्ति का केंद्र कौन होता था? राजा। तो राजा इतना ताकतवर होता था कि दोस्तों बोलता था आई एम ए स्टेट, माई वर्ड इज लॉ, मतलब मैं ही राज हूं। आज हम लोग राज में बोलते हैं कि डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, और पॉपुलेशन के तहत सारा लोग मिलकर राज बनाता है। जबकि राजा पहले क्या बोल रहा है कि आई एम ए स्टेट, मैं अकेला ही राज हूं, बाकी सारे जनता क्या है? प्रजा है। और आज के राज में पूरा पॉपुलेशन क्या है दोस्तों? सोवरेन है, सारा शक्ति जनता के पास है, जबकि पूरा पहले शक्ति किसके पास है? राजा के पास। तो इसका स्टेटमेंट होता था आई एम ए स्टेट, माई वर्ड इज लॉ, मतलब मैं ही राज हूं और मेरा शब्द ही कानून है, मेरे मुंह से जो भी निकल जाएगा वो कानून है। अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे। फिर दूसरा बोलता था दोस्तों किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता, जो राजा मन में आए वही करेगा। राजा का मन बुझाया तो बहु विवाह करता था, बहुत ज्यादा, 10, 15, 20, बहुत सारा, जितना मन उतना शादी करने का अलाव था राजा को। किसी भी गांव की महिला या फिर कोई भी लड़की पसंद आएगा तो राजा शादी कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति था। जनता पे कितना भी टैक्स लगा सकता था, 50%, 60%, हो सके तो 100% भी अगर राजा टैक्स लगा देता जनता को तो जनता को देना पड़ता, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। दूसरा पनिशमेंट, जितना चाहता राजा जिसको जो पनिशमेंट देना था दे सकता था, बीच में कोई भी नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि राजा बोलता था कि मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है, जो मैं बोल रहा हूं कानून है और मेरे से कभी गलती हो ही नहीं सकता है। तो इन दो माध्यम से राजा अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली घोषित करता था। बोलता था दोस्तों, कहा जाता था कि राजा के पास ट्रेंगल के माध्यम से समझ सकते हो कि राजा होता था डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब अधिनायक, जो बोल चाहेगा वही करेगा। तो राजा क्या होता था दोस्तों? तो डिक्टेटर। दूसरा दोस्तों होता था ओमनी पोटेंट, इसको हिंदी में आप कहिएगा सर्वसत्ताधारी। सर्वसत्ताधारी होता था। सर्वसत्ताधारी कहने का मतलब दोस्तों कि विधायिका यही है, कार्यपालिका यही है, न्यायपालिका यही है, पार्लियामेंट यही है, जुडिशरी यही है, एग्जीक्यूटिव यही है, सारा का सारा पावर इसी के पास है। दूसरा डिक्टेटर मतलब अधिनायक है, किसी का नहीं सुनेगा, जो चाहेगा वही होगा।
तीसरा पॉइंट है एब्सोल्यूटिज्म, जिसको बोलते हैं निरंकुश। और डिक्टेटर को दोस्तों बोलिएगा अधिनायक। तो दोस्तों राजा देख लिए, पहला तो बोला कि आई एम स्टेट माई वर्ड इज लॉ, दूसरा बोला कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, तीसरा बोल रहा है कि मैं ही डिक्टेटर हूं, मैं ही ओमनीपोटेंट हूं, मैं हूं एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब निरंकुश, किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। आज राजा के पास अंकुश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे फिर राष्ट्रपति हो, या चीफ जस्टिस इंडिया हो DY चंद्रचूड़, कोई भी हो, तो आज जनता उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज दोस्तों आप राजा के अगेंस्ट बोल सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर है, जनता का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है। तो दोस्तों आज इसके अलावा संविधान का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज राजा के पास क्या एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उसके कहीं ना कहीं उसके पास अंकुश है। लेकिन पहले राजा के पास कोई अंकुश था, ना तो जनता, ना तो मीडिया, ना तो संविधान, ना तो सोशल मीडिया, किसी का कोई नहीं, जो चाहता वही करता राजा। तो देख लीजिए दोस्तों कि राजा पहले कितना पावरफुल है। इसका मतलब जनता के पास कोई अधिकार ही नहीं है, और राजा का बेटा ही क्या बनता दोस्तों, राजा। तो तुलना करिए दोस्तों कि राजा और प्रजा, और एक तुलना करिए दोस्तों स्टेट और सिटीजन। मतलब यहां हो गया राज और नागरिक। तो डेमोक्रेसी में राज और नागरिक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि नागरिक के पास अधिकार है। जबकि मोनार्की का बात करिएगा, राजतंत्र का, तो प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि नागरिक और प्रजा में क्या अंतर है, तो नागरिक और प्रजा में यही अंतर है कि प्रजा का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन नागरिक का अधिकार है। आप पढ़ोगे दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति ने प्रजा को नागरिक बना दिया। फ्रांस की क्रांति ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पीपल बिकम सिटीजन फ्रॉम प्रजा। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जनता को नागरिक बना दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद देखिएगा दोस्तों कि राजा को गुलेटिन पे लटका दिया गया था। जनता क्या किया कि राजा को गुलेटिन पे लटका दिया, और साथ ही साथ अपने आप को घोषणा किया कि मुझे क्या चाहिए। जनता घोषणा किया, मुझे चाहिए इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जनता के पास ना तो इक्वलिटी था, जनता के पास ना तो लिबर्टी था, जनता के पास ना तो फ्रेटर्निटी था, जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुआ, तो राजा के मारने के बाद जनता के पास सारा अधिकार आ गया। तो पहले जनता प्रजा था, और बाद में नागरिक बन गया, मतलब सिटीजन बन गया। तो यही डिफरेंस है दोस्तों कि प्रजा और नागरिक में अंतर यही है कि प्राचीन काल में हम लोग प्रजा थे, जबकि आज हम लोग क्या है, नागरिक है, सिटीजन है। और सिटीजन इसलिए क्योंकि हमारे पास अधिकार है। कौन से अधिकार है? मूल अधिकार है। इसलिए मूल अधिकार को जानना जरूरी है। और मूल अधिकार किसके साथ रिलेशन है? स्टेट के साथ। इसलिए स्टेट का डिफिनेशन जानना जरूरी है। आप एक स्टोरी देखोगे, राजा पहले कितना पावरफुल होता दोस्तों। तो आप एक स्टोरी पढ़ोगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक क्षेत्र होता है, एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझिए कि मान ले इंडिया का कोई कोना में एक राजा है, और इस राजा दोस्तों क्या होता है कि आप देखोगे कि इसके राज में एक नागरिक होता। मान ले एक नागरिक है, इसका बकरी होता दोस्तों, इसका बकरी दीवार से दब के मर जाता है। ए आदमी का जो बकरी है, बकरी दीवार गिरने से दोस्तों बकरी मर जाता। तो जो नागरिक आता है, ये जो प्रजा राजा के पास कंप्लेन करता है कि मेरा पड़ोसी का दीवार गिरने से मेरा बकरी मर गया। तो राजा दोस्तों बोलता है कि ठीक है, तुम अपना पड़ोसी को बुलाओ। बोलता पड़ोसी को फांसी की सजा दे दो, इसको क्या कर दो, फांसी का सजा दे दो। तो पड़ोसी बोलता सर मेरा कोई गलती नहीं, दीवार इसलिए गिर गया क्योंकि जो सर इसको बनाने वाला जो मिस्त्री था, जो कारीगर था सर, वो गलत तरीके से दीवार बनाया। तो बोला ठीक है, कारीगर जो है, जो इसका मिस्त्री है, जो इसको बनाया, उसको फांसी दो। तो कारीगर भी डर गया। कारीगर बोला महाराज मेरा कोई गलती नहीं है, ये जो मसाला बना रहा था,
जो सीमेंट बालू और जो पानी यूज किया, तो सर मसाला बनाने वाला का गलती है, क्योंकि मसाला कमजोर बना इस वजह से दीवार गिर गया। तो दोस्तों बोला ठीक है, मसाला कौन बनाया था, उसको लाओ, उसको फांसी दो। तो लास्ट में मसाला बनाने वाला आता है, बोलता है भाई चलो इसको फांसी पे लटका दो। अब पहले दोस्तों जब मसाला बनाने वाले को फांसी पे लटकाने का बारी आया, तो फांसी का फंदा दोस्तों देखो कि बड़ा पड़ जाता है। तो राजा बोलता है अरे अब आज तो फांसी देना था, फांसी का फंदा बड़ा हो गया, काम करो जिसके गले में ही फांसी का फंदा फिट बैठ रहा उसी को फांसी दे दो। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि राजा के मुंह से जो भी निकल रहा वही कानून है। एक बगल आदमी जो था बैठा हुआ था, बोला महाराज ये तो गलत है ना, फांसी का फंदा अगर बड़ा हो गया है तो किसी और व्यक्ति के गले में डाल रहे हैं, तो इसका तो कोई दोष ही नहीं है, तो इसको क्यों फांसी दे रहे हैं। तो राजा बोला अब इसी को फांसी दो, तुम मेरे बात को क्यों काटा। अगर मैं मुंह से बोल दिया कि फांसी पड़ना चाहिए जिसके गले में फिट बैठ रहा है, तो फांसी उसको होना चाहिए था। लेकिन बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन अगर कोई इसका बात को काट रहा है, तो राजा बोला अब इसी को दो, थर्ड पर्सन को फांसी लगा। तो दोस्तों आप देखो कि इस स्टोरी के माध्यम से यह समझ में आ रहा है कि राजा जो भी बोलता था वही होता था और जनता का कोई अधिकार नहीं होता था। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा दोस्तों, तब तक आप समझ नहीं पाओगे मूल अधिकार को। क्यों? क्योंकि राजा क्या बताया, आई एम स्टेट माई वर्ड इज लॉ, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा गलती कर ही नहीं सकता है, जो बोलेगा वही कानून हो जाएगा। ओमनीपोटेंट है, एब्सोल्यूट है, डिक्टेटर है, सारा शक्ति उसके पास है, जनता के पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जब आया, तो डेमोक्रेसी में दोस्तों आप देखोगे कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। मतलब अब राजा का शासन नहीं है, अब जनता का है। पहले राजा जो बोलता था वही होगा, अब जनता जो बोलेगा वही होगा। तो डेमोक्रेसी में दोस्तों किसके बीच में रिलेशन होगा, स्टेट और सिटीजन के बीच में। तो जब स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन होगा, इसीलिए हम लोग स्टेट का डिफिनेशन पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को स्टेट नहीं छीन सकता है। स्टेट जो है नागरिक का जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता। जबकि किंग क्या करता था, किंग जो प्रजा के अधिकार को छीन सकता था, किंग प्रजा के अधिकार को छीन सकता था, जबकि स्टेट जनता के अधिकार, सिटीजन के अधिकार को नहीं छीनेगा। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि भाई स्टेट कौन है जो नहीं छीनेगा। तो देखो दोस्तों कि आप सिटीजन के पास इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, अभी देखेंगे हम लोग। तो अब दोस्तों यहां समझोगे इस पॉइंट को कि जो हमारा मूल अधिकार है आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब सवाल उठता है कि मूल अधिकार क्या है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कहा जाता कि संविधान का जो टोटल 25 चैप्टर है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो, चाहे जितने भी जूरिस्ट हो, पार्ट 3 को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया है। कहा गया है कि संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट 3, और पार्ट 3 जिसमें लिखा हुआ मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो थोड़ा देखेंगे फंडामेंटल राइट क्या है, क्योंकि जब इतना महत्वपूर्ण अधिकार है तो भाई देखते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो फंडामेंटल राइट का पहला पॉइंट बोला गया दोस्तों कि फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट मिलता है, मतलब राज के अगेंस्ट। राज आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। कहने का मतलब दोस्तों अभी क्या देखें हम, अभी अगर देखेंगे पॉलिटिकल डिफिनेशन, तो पॉलिटिकल डिफिनेशन के तहत हम राज जब दोस्तों पढ़ रहे थे, तो राज हम पढ़ रहे थे कि डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और सोवरेन होना चाहिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट के तहत आप देखोगे, मान लें यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, चाहे तो संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। और सरकार के भी अंदर 3 चीज देखते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसके अंदर में भी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर में भी दोस्तों आप देखोगे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके अंदर भी होता है। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब कि राज जो है, राज कहने का मतलब ना तो पार्लियामेंट, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशरी, कोई भी नागरिक का अधिकार को छीन नहीं सकता। कहने का मतलब ना तो प्रधानमंत्री, ना ही राष्ट्रपति,
ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना ही कोई दरोगा हो, कांस्टेबल हो, पुलिस हो, आईएएस हो, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, होम मिनिस्ट्री, कोई भी आपका अधिकार को दोस्तों छीन नहीं सकता है। ये जो राज है, राज आपके अधिकार को छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार राज के अगेंस्ट दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि समझौता के तहत बना। पहले आपका पास जो किंग था, किंग आपका अधिकार को छीन सकता था। किंग दोस्तों प्रजा के अधिकार को छीन सकता था। किंग जिसको चाहता उसको फांसी दे देता, जिससे चाहता शादी कर लेता, जिसको चाहता पनिशमेंट दे देता, जनता पे जितना चाहता टैक्स इंपोज कर देता। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है? मोनार्की नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र आ चुका है। और लोकतंत्र में अगर सरकार चाहेगा कि जनता को अधिकार को छीन ले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट दिया गया राज के अगेंस्ट में दिया गया। तो पहला पॉइंट, फंडामेंटल राइट इसलिए फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल बिकॉज, पहला कारण क्या दोस्तों? इट इज अगेंस्ट ऑफ द स्टेट। ये राज के विरुद्ध दिया गया। कोई भी राज आपका मूल अधिकार को नहीं छीन सकता हो। अभी आप नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में भी अगर पोस्ट कर दें कि आपने जो वादा किया था 15 लाख रुपया देने का, आपने नहीं दिया, जनधन योजना के तहत हमारे अकाउंट से बहुत सारे पैसे काट लिए गए, आपने जो सर्विसेज का वादा किया था बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज नहीं दे पाए। तो दोस्तों आप नरेंद्र मोदी हो या फिर चीफ जस्टिस इंडिया हो या राष्ट्रपति हो, किसी के अगेंस्ट में आप पोस्ट कर सकते हो। यहां तक कि आप राहुल गांधी के अगेंस्ट में भी पोस्ट करते कि भाई आप ब्रिटिश के नागरिक हो, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इंडियन सिटीजन हो कि ब्रिटिश सिटीजन हो। अक्षय कुमार को भी बोल रहा हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो कि कनाडा का सिटीजन हो। तो दोस्तों आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी से भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपके पास आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आज आप किसी से सवाल खड़ा कर सकते हो, जबकि पहले राजा के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते थे, क्योंकि राजा के अगेंस्ट में बोलते तो आपको फांसी पे लटकना पड़ता। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फंडामेंटल राइट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज के अगेंस्ट में है। राज कहने का मतलब दोस्तों सरकार के अगेंस्ट में है। सरकार कहने का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कोई भी स्थानीय सरकार हो, सबके अगेंस्ट में। और फंडामेंटल राइट को कोई नहीं छीन सकता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हो, कोई भी हो, आपका अधिकार को कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि संविधान आपको यह अधिकार दिया हुआ, और भारत में संविधान का शासन है। सुप्रीम कौन है दोस्तों? संविधान। क्योंकि सभी को पावर किससे मिलता है? संविधान से। तो इसीलिए दोस्तों मूल अधिकार इसलिए मूल है क्योंकि दोस्तों क्या है? अगेंस्ट द स्टेट है। दूसरा फंडामेंटल राइट एक नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स कहने का मतलब कि प्राकृतिक अधिकार है। पहला हम आपको बताएं दोस्तों कि फंडामेंटल राइट इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि राज के अगेंस्ट है, राज भी नहीं छीन सकता है, जबकि राजा छीन सकता था। तो राज मतलब लोकतंत्र में, मतलब आधुनिक एरा में आपका कोई भी अधिकार छीन नहीं सकता, इसीलिए फंडामेंटल। दूसरा नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स कहने का मतलब कि प्राकृतिक अधिकार है। कहने का मतलब कि नेचर, जैसे हम लोग को जो सनलाइट मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, या फिर वाटर पानी मिलता है, या फिर जमीन मिलता है, तो क्या नेचर हमारे साथ कभी भेदभाव करता है? नहीं करता है। हमें सब इक्वल अमाउंट में, सबको इक्वल अमाउंट में 24 आवर मिलता है, तो सबको 24 घंटा मिलता है, सबको बराबर सूर्य का प्रकाश मिलता है, सबको बराबर ऑक्सीजन मिलता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। प्राकृतिक नेचर सबको इक्वल दिया था। तो प्राकृतिक जब सबको इक्वल दिया था तो फंडामेंटल राइट भी उसी तरह है, नेचुरल है, कोई नहीं छीन सकता है। आप देखो कि बर्ड्स हो, जो पक्षी है, पक्षी कहीं भी उड़ के जा सकता है, स्वतंत्र है, उसका नेचर है स्वतंत्र रहना। प्राकृतिक किसी भी जीव जंतु को स्वतंत्र बनाया, चाहे कोई जानवर हो जंगल में आराम से विचरण कर रहा हो, शेर हो, डियर हो, आप देख लो जिराफ हो, कोई भी आप जानवर स्वतंत्र विचरण कर रहा, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, स्वतंत्र उड़ान उड़ रहा। आप नदी को देख लो, नदी का धारा हो चाहे ग्लेशियर हो, लगातार बहे जा रहा, कोई उनको नहीं रोक रहा है। तो दोस्तों नदी को कोई रोक रहा नहीं, पक्षी को नहीं, जानवर को नहीं, मतलब प्राकृतिक सबको स्वतंत्र बनाया था। तो हम लोग को भी स्वतंत्रता चाहिए था। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन दिया? प्राकृतिक दिया है। अगर कोई राजा हमारे स्वतंत्रता को हनन करता है
या कोई राज्य हमारे स्वतंत्रता को हनन करता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट है, प्राकृतिक अधिकार के अगेंस्ट है। उसी प्रकार जब प्राकृतिक सभी को धूप इक्वल देता है, सभी को समय बराबर देता है, सभी को ऑक्सीजन बराबर देता है, तो जब नेचर हम लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो राज्य फिर कैसे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा? राजा पहले डिस्क्रिमिनेशन करता था, तो इसीलिए इसको बोला गया फंडामेंटल राइट क्या है, सब इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राकृतिक ही रूप से आया था, समानता का भी अधिकार दोस्तों प्राकृतिक रूप से आया था, और जो बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक सबको इक्वल मानता है, प्राकृतिक के गोद में सभी कोई समाये हुए। तो बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे कोई भाषा कोई जाति हो कोई धर्म हो, सबको बंधुत्व का कॉन्सेप्ट प्राकृतिक सबको इक्वल मानता है दोस्तों। तो इसीलिए आप दोस्तों देखोगे कि इक्वलिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व एक प्रकार का क्या है दोस्तों, नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, तो फंडामेंटल राइट क्या दोस्तों, नेचुरल राइट्स है। और इसके पहले क्या बताएं, किसके अगेंस्ट मिला है, स्टेट के अगेंस्ट मिला है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और आप देखोगे जब तक आपके पास मानव का विकास कैसे होगा, मानव का विकास डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। आप बताओ दोस्तों, जब तक आपको फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा? आपको अगर लिबर्टी नहीं दिया जाए, इक्वलिटी नहीं दिया जाए, तो आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? अगर मान ले मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलता तो हम कहीं पढ़ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, मान ले महिलाओं को कह दिया जाए कि नहीं, महिलाओं को सिर्फ घर में रहना, उनको पढ़ने नहीं दिया जाए, उनके साथ लिबर्टी कम दिया जाए, तो अगर जिस महिला का आप लिबर्टी छीन लोगे या जिस महिला का आप इक्वलिटी छीन लोगे तो उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो महिलाओं को भी आपको इक्वलिटी देना होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, ऑल आर इक्वल। उन लोग भी कहीं पढ़ सकती है, कहीं घूम सकती है, कहीं जा सकती है, कुछ भी पहन सकती है, कुछ भी खा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी, लिबर्टी भी मिलना चाहिए। अगर आप इक्वलिटी लिबर्टी वगैरह नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंट को रोकते हो, मानव विकास को रोकते हो, उसका ग्रोथ को रोकते हो। तो दोस्तों इसीलिए आप देखोगे फंडामेंटल राइट क्या है, तो फंडामेंटल राइट एक प्रकार से क्या दोस्तों, डेवलपमेंट का टूल है, इंपावरमेंट का टूल है। क्योंकि फंडामेंटल राइट जब आपके पास होगा तभी आप इंपावर्ड होगे, तभी आप क्या होगे दोस्तों, डेवलप कर पाओगे अपने आप को। तो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट देखें कि फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल। अब इसके देखने के बाद हम लोग मान लें आर्टिकल बात करेंगे, तो हम क्या बताएं दोस्तों कि पार्ट थर्ड कहने का मतलब चैप्टर 3 में टोटल आर्टिकल दोस्तों 12 से लेकर आर्टिकल 35 है। तो सवाल है कि सबसे पहला आर्टिकल 12 है संविधान में, चैप्टर 3 जो है, 3rd चैप्टर में पहला आर्टिकल 12 है। तो आर्टिकल 12 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, स्टेट का डिफिनेशन, कि भाई राज कौन है, राज का डिफिनेशन क्या है। तो राज इसलिए बताया गया, क्यों? क्योंकि राज हमारा मूल अधिकार नहीं छीन सकता। राज कैन नॉट करटेल योर फंडामेंटल राइट, कैन नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट। तो इसीलिए हमको समझना हो कि राज कौन है। तो दोस्तों आप देखो कि आर्टिकल 12 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट क्या है, स्टेट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के तहत आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, होम मिनिस्ट्री हो, बड़े बड़े जितने भी पद हो। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सीएम हो गया दोस्तों, मुख्यमंत्री हो जाए या कोई राज्य मंत्री हो जाए, आपका अधिकार को नहीं छीन सकता है। यहाँ तक कि गवर्नर भी आपका अधिकार को नहीं छीन सकता है। या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट में कोई मान ले पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, मेयर हो, तो दोस्तों ये भी आपका अधिकार को, फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता। या फिर अदर ऑथोरिटी, मतलब या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोकल सरकार, अदर ऑथोरिटी जो सोवरेन नेचर का हो, जिसके पास संप्रभु है, वो भी आपका अधिकार को दोस्तों नहीं छीन सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि स्टेट का परिभाषा इसलिए दिया गया आर्टिकल 12 में, क्योंकि पहले यह बता दिया गया कि नागरिक जो होगा सोवरेन है, नागरिक के पास फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को स्टेट नहीं छीन सकता है। तब सवाल उठा कि कौन है स्टेट भाई, तो सवाल उठा कि स्टेट देखो, यूनियन गवर्नमेंट नहीं छीन सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं छीन सकता, लोकल गवर्नमेंट नहीं सीखता, कोई भी ऑथोरिटी जो गवर्नमेंट नेचर का, सोवरेन नेचर का नहीं छीन सकता।
मतलब कांस्टेबल से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी आपका अधिकार को नहीं छीन सकता, मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है। इसीलिए दोस्तों आर्टिकल 12 में स्टेट की बात की गई है, तो स्टेट को जानना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग देख लिए, सबसे पहले देखें कि भाई मूल अधिकार क्यों जरूरी था, इसका विकास कैसे हुआ, थोड़ा स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों देखोगे तो जैसे कि भारतीय संविधान के तहत दोस्तों पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट दिया हो, इसके तहत दोस्तों आप देखोगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। अब सवाल है दोस्तों फंडामेंटल राइट हमें, अभी देखोगे जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट है, लेकिन करंट में दोस्तों हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 फंडामेंटल राइट है। तो क्या बोले, राइट टू इक्वलिटी, तो यहां पर देखोगे दोस्तों समानता का अधिकार, यहां पर राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो आप यहां देखो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब आपका किसी भी अधिकार का हनन होता है यहाँ दोस्तों, किसी भी अधिकार का हनन होता है, या तो इक्वलिटी का, या तो लिबर्टी का, या तो एक्सप्लॉयटेशन का, या तो रिलीजन का, या तो कल्चरल एजुकेशनल राइट, तो डायरेक्ट दोस्तों ये आपके पास पावर होगा कि आप इस आर्टिकल के यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आप देखोगे कि आर्टिकल 32 के तहत आओगे सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो दोस्तों आपके पास इतना पावर है दोस्तों, आप देख लो कि फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों कब मिला है, तो ये मिला है नागरिक को मिला है, और कौन दिया है, तो स्टेट दिया है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या पढ़े थे कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ए स्टेट एंड द सिटीजन, वेयर एज इन द मोनार्की देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द किंग एंड द प्रजा, जबकि हम लोग देखे थे कि राजतंत्र में राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन है। फिर आप दोस्तों देख सकते हो कि जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 90 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, राइट ऑफ रिलीजन 25 to 28, और कल्चरल एजुकेशनल राइट दोस्तों 29, 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें ये जो अधिकार दिए गए हैं कितने महत्वपूर्ण अधिकार हैं, अभी पढ़ेंगे इसको। तो ये पार्ट 3 दोस्तों। अब इसमें हम लोग पढ़े आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट का परिभाषा है, जबकि यहां होना चाहिए था डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट शुड बी गिवन इन आर्टिकल 12, बट यहां पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट का डेफिनेशन है। क्यों, क्योंकि स्टेट हमारा फंडामेंटल राइट को नहीं छीनेगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसलिए अब मूल अधिकार क्या है, तो यहां पर बाय विच डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, हम क्या पता है जिससे लोगों का विकास हो सके, जैसे किस तरह का मेटेरियल डेवलपमेंट, इथिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। मतलब मूल अधिकार क्या दोस्तों, तो जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर आपके पास मूल अधिकार नहीं होंगे, फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, मौलिक अधिकार नहीं होंगे, तो आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, ना तो भौतिक, ना ही बौद्धिक, ना ही नैतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार का विकास नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल दिए कि महिलाओं को अगर लिबर्टी छीन लिया जाए, इक्वलिटी छीन लिया जाए, तो क्या महिलाओं का डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप अंदाजा लगा लो दोस्तों, जब तक आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यही है। दूसरा हम बचाएं कि नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार, क्योंकि प्राकृतिक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, प्राकृतिक सबको लिबर्टी दिए हुए, चाहे जीव जंतु हो, पक्षी हो, नदी हो, ग्लेशियर हो, सबको स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार है। प्राकृतिक सबको इक्वल लाइफ रूप में, धूप हो, सनलाइट बोल लीजिए, या फिर हवा बोल लीजिए, पानी बोल लीजिए, सबको इक्वल देता है। तो प्राकृतिक सबको इक्वल मानता है, तो इसीलिए इसको बोला गया नेचुरल राइट है, मतलब लिबर्टी इक्वलिटी होना चाहिए। ये कहा था तो भारत का मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा इसलिए बोला गया क्योंकि मैग्ना कार्टा दोस्तों ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। आप पढ़ोगे 1215 ईस्वी में, वहां के दोस्तों अधिकार दिया गया था वहां के लोगों को, आप पढ़ोगे ब्रिटेन में, तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र है। मतलब मूल अधिकार हमारा क्या दोस्तों, अधिकार पत्र है। फिर आप देखो क्या दोस्तों
कि जस्टिफिएबल या फिर इनफोर्सिबल या लीगल बाइंडिंग, मतलब हमारा मूल अधिकार अगर हनन होता है तो डायरेक्ट हम लोग कहां जा सकते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का एक प्रकार का टूल है। बाकी अगर आपका कोई लीगल राइट अगर दोस्तों हनन होता है, एग्जाम्पल दो, मान ले मेरा कोई जमीन है, अगर मान ले मेरा कोई इंडिया में जमीन है और इस जमीन को अगर कोई मेरा पड़ोसी अगर एक्वायर कर लिया, तो दोस्तों हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पहले क्या करवाना होगा? पहले एफआईआर करवाना होगा। एफआईआर करने के बाद दोस्तों, एफआईआर के बाद चार्जशीट बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करोगे और तब सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का, मान ले चोरी हो गया, डकैती हो गया, तो चोरी भी दोस्तों अगर हो जाए तो चोरी भी होने के बाद एफआईआर करना पड़ेगा। मर्डर भी हो जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा और तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जबकि फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो दोस्तों डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसका मतलब आपको ना तो एफआईआर करवाने का जरूरत है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का जरूरत है, ना ही हाई कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए इसको बोला गया दोस्तों जस्टिफिएबल, डायरेक्ट इनफोर्सेबल बाय लॉ है। और अगर आपका किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बाकी अगर जनरली कोई अधिकार हनन होगा तो आपको चैन से जाना होगा, पहले पुलिस स्टेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। जबकि मूल अधिकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पावरफुल टूल है मूल अधिकार। तो अभी देख लिए कि मूल अधिकार का कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह आपको समझ में आ रहा है। तो ये पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वाई आर डिफाइनिंग ए स्टेट इन मोनार्की। तो ऑलरेडी बता दिए कि मोनार्की में क्या होता था दोस्तों, आई एम ए स्टेट, माई वर्ड इज लॉ, बोलता था मैं ही राज हूं, मेरा शब्द कानून है, किंग कैन डू नो, राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता है। तो पहले दोस्तों राजा को बहुत ताकत था। आप देखो कि मोनार्की में राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन होता था। जो राजतंत्र था, तो राजतंत्र में नागरिक का कोई अधिकार नहीं था। तो यही दोस्तों राजा और प्रजा, नो राइट्स ऑफ द पीपल। राजा क्या था? डिक्टेटर था, एब्सोल्यूटिज्म था, ओमनीपोटेंट था। मतलब डिक्टेटर अधिनायक था, निरंकुश था और सर्वसत्ताधारी था। एब्सोल्यूटिज्म माने निरंकुश और ओमनीपोटेंट माने सर्वसत्ताधारी। बट दोस्तों जैसी डेमोक्रेसी आया तो डेमोक्रेसी में रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, हम क्या बताएं कि लोकतंत्र में राज और नागरिक के बीच में। तो दोस्तों हम लोग के पास क्या है? तो नागरिक के पास दोस्तों फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट एंड द। अभी हम बताएं कि पॉलिटी में हम लोग जो स्टेट पढ़े थे, तो स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? स्टेट का कॉन्सेप्ट था कि 4 तत्व होते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए। निश्चित भूभाग होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए और सरकार होना चाहिए और सोवरेन। तो ये दोस्तों क्या था? एक कॉन्सेप्ट था पॉलिटी में स्टेट का, लेकिन फंडामेंटल राइट में स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है। क्या दोस्तों देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट में स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है क्या, थोड़ा देखते हैं। तो बोलता इसमें गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, या तो भारतीय सरकार या तो भारतीय पार्लियामेंट को क्या माना गया? सरकार। ये स्टेट मतलब या तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट क्या है? तो पहला देख लीजिए ग्रीन कलर में यूनियन गवर्नमेंट है। तीसरा देखिए इसमें बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब मान लें यहां पर जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी एग्जाम्पल ले सकते हो। और तीसरा कलर में आप दोस्तों यहां देखिएगा येलो में ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटी, मतलब लोकल गवर्नमेंट। और लास्ट में देखिएगा अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो भी हो सकता है। हिंदी में देखिएगा तो भारत के संविधान में एक प्रावधान है राज। तो भारतीय संविधान के तहत राज क्या है दोस्तों? तो लिखा हुआ केंद्र सरकार या संसद या राज्य सरकार और विधानमंडल या फिर अन्य प्राधिकार को भी संविधान के तहत राज माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखें कि राज की परिभाषा जो पॉलिटी में है उसमें 4 तत्व थे, डेफिनेट टेरिटरी, निश्चित भूभाग, पॉपुलेशन, उसके बाद गवर्नमेंट और दोस्तों सोवरेन। तो पॉलिटी का स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है, जबकि आर्टिकल 12 में जो स्टेट दिया है इसका कॉन्सेप्ट अलग। आर्टिकल 12 में क्या बोला गया दोस्तों? तो आर्टिकल 12 में बोला गया यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोरिटी हैविंग सोवरेन पावर,
मतलब कोई भी अदर प्राधिकार जिसके पास संप्रभु शक्ति है। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 12 का। तो आर्टिकल 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसलिए जानना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 आज हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 13 से लेकर आगे डील करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और कंटेंट बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।